हेलो हेलो हेलो। वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का, जो कि है लाइफ प्रोसेस। यानी कि जिंदगी के जितने भी अपने प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को लिविंग कहते हैं या फिर हम लिविंग रह पाते हैं, जिन प्रोसेस की वजह से, उन सब प्रोसेस की हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि हम इसमें अपने आप के बारे में पढ़ते हैं कि भैया हमारे अंदर कौन कौन से सिस्टम है, कैसे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, कैसे हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन कैसे काम करती है, और कैसे प्लांट्स हैं जो अपना खाना बनाते हैं, या फिर हम बात करते हैं किस तरह से हमारे हार्ट काम करता है, हमारी ब्लड में, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है कि वो किस तरह से फ्लो हो रहा है, किन वेन्स है, आर्टरीज है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये। इसकी शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप हमारे देख पा रहे हैं इस फोटो में कि भैया देखो हमारे 4 हाथ हैं, और 4 हाथ में हमने क्या बना रखा है, क्या है, एक में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक में हमारा क्या है, हार्ट है, एक में क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एक में क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये मेन वो सिस्टम है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ह्यूमंस के बारे में। ठीक है। तो अपने बारे में पढ़ेंगे, एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, मजा आएगा पढ़ने में। चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखो भाई, लाइफ क्या है? लाइफ हम किसको बोलते हैं? लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग क्या करेक्टरिस्टिक है लिविंग के? किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स? किन बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं वो देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं। जैसे कुछ चीजें बात करते हैं, जैसे हम बात करें क्या, ग्रोथ। ग्रोथ है भाई, बिल्कुल लिविंग शो करते हैं, बिल्कुल शो करते हैं। क्या नॉन लिविंग शो करते हैं ग्रोथ? देखो कुछ कुछ एक्सेप्शन है, कुछ नॉन लिविंग बीइंग्स भी ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन लिविंग की ग्रोथ और नॉन लिविंग की ग्रोथ, इनमें क्या रहता है, थोड़ा सा अंतर रहता है। कैसे? जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक से मतलब है इंटरनल ग्रोथ, यानी अंदर से ग्रोथ होती है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके अंदर कैसी ग्रोथ होती है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, यानी बाहर से एक्युमुलेशन ऑफ सब्सटेंस की वजह से ग्रोथ होती है। ठीक है। तो और हम क्या बात कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर मैं कहूं क्या कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो करता है? बिल्कुल नहीं सर। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसे और प्रोड्यूस करना, अपने जैसे और कॉपीज फॉर्म करना। क्या कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है? नहीं कर सकता। तो रिप्रोडक्शन क्या है कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? लिविंग में होगा। लेकिन क्या रिप्रोडक्शन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा? नहीं। क्योंकि हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे म्यूल्स, खच्चर होते हैं ना, खच्चर। तो म्यूल्स जो होते हैं ये होते तो लिविंग है, लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, है ना। तो इसके भी कुछ एक्सेप्शन है कि भैया रिप्रोड्यूस नहीं करते, इस करते करते जैसे म्यूल्स है हमारे पास। या फिर हनी बी में एक काइंड ऑफ हनी बी होती है जिसको हम बोलते हैं वर्कर बी। ये जो वर्कर बीज होती हैं ये भी कैसी होती हैं? स्टेराइल होती हैं, यानी कि ये भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करती। तो हम किस बेसिस पे माने कि भैया एक कोई, एक या दो कुछ ऐसे बेसिस बताओ जिन बेसिस में हम नॉन लिविंग और लिविंग को डिफरेंशिएट कर सके, जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। तो उसमें हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। किसकी बात करते हैं? मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में, आपको पता है हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हमेशा हर समय हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं।
कुछ नई चीजें बन रही हैं, कुछ पुरानी चीजें टूट रही हैं, और ये सभी रिएक्शंस जितनी भी हमारी बॉडी में हो रही हैं, इन सभी को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, या हम इनको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। अब ये जितनी रिएक्शंस होती हैं ना, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक रिएक्शंस होती है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, और एक रिएक्शन होती है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, कैटा मतलब काट दिया, कैंची से हम चीजों क्या कर दिया? काट दिया। तो काटा, कैटाबॉलिज्म, यानी इसमें क्या हो रहा होगा? कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के, कट के, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बट रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा? ब्रेक डाउन हो रहा होगा चीजों का। क्या हो रहा होगा? ब्रेक डाउन। क्या हो रहा होगा? ब्रेक डाउन हो रहा होगा। तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जहां पे ब्रेक डाउन होता है, और जहां ब्रेकडाउन होगा, जब चीजें टूटती हैं तो क्या होता है? उनसे एनर्जी रिलीज होती है, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी निकालते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम ब्रेकडाउन रिएक्शन बोलते हैं। साथ में ये कैसी होती हैं? जब जिन रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती हैं, उन रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? थर्मिक रिएक्शंस। ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा कर लो, किसमें? एनाबॉलिज्म में। क्या? कि भैया जब छोटी छोटी चीजें मिलके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रही हैं, जब छोटी छोटी चीजें मिलके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रही हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है? चीजें बन रही हैं, यानी कि यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है। और सिंथेसिस हो रहा है तो हमें इनको एनर्जी देनी पड़ती है। यानी कि इस तरह की रिएक्शन क्या होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। कैसी होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जहाँ पे हम इनको एनर्जी देते हैं। तो एक्सोथर्मिक तो जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, या एंडोथर्मिक जिनमें एनर्जी हमें देनी पड़ती। और मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है? इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। और कैस कोई भी एक लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है। तो भाई हम अब तक चीजें समझ चुके हैं कि भैया क्या है लिविंग बीइंग, से क्या है लाइफ, क्या है। ठीक है। अब हम समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है। अब हम समझेंगे क्या? कि लाइफ प्रोसेस क्या है। देखो, एक लिविंग बींग्स को लिविंग रखने के लिए, कि वो अपनी जो जिंदगी है उसको सरवाइव कर सके, उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। यानी कि ऐसे प्रोसेस जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपने आप को लिविंग रखने के लिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हम इसमें लिख सकते हैं ऑल द प्रोसेस, ऑल द प्रोसेस that are required, that are required to maintain living। यानी कि लिविंग को मेंटेन रखने के लिए जितने भी प्रोसेस रिक्वायर हैं, उन सभी प्रोसेस को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। कुछ क्या देखते हैं? एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है क्या? न्यूट्रिशन। क्या? न्यूट्रिशन। जैसे कि हमारे पास आता है क्या? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। एक सेकेंड, के थोड़ा सा लैग हो गया ये। हाँ, रेस्पिरेशन। ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं भैया? और हो सकता है हमारे पास क्या? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। और क्या हो सकता है हमारे पास? और हो सकता है हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। तो ये वो टॉपिक होंगे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन कौन से? हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, हम ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, और हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। ये कुछ मेन टॉपिक्स होंगे।
अच्छा, न्यूट्रिशन हम किस में पढ़ेंगे? हम न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? हम प्लांट्स में भी पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे होते हैं, और हम साथ में किस में? एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। और एनिमल्स में स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हम ह्यूमंस की बात करेंगे। रेस्पिरेशन भी देखेंगे कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में, तो एनिमल्स में, प्लांट्स में कैसे होता है, तो ये हम एनिमल्स की ही बात करेंगे मेनली। ठीक है? उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हम प्लांट्स में भी देखेंगे, और हम किस में देखेंगे? हम एनिमल्स में भी देखेंगे। दोनों में ही देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें हमारी शरीर के अंदर या किसी प्लांट की बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स है, जो चीज़ें हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, कैसे ले जाई जाती हैं, उनको उस ट्रांसपोर्टेशन को हम समझेंगे। एक्सक्रीशन कि भैया हमारी बॉडी में जब चीज़ें बन रही होती तो साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहे होते हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कैसे निकाला जाए, तो ये चीज़ हम प्लांट्स में भी देखेंगे, और ये चीज़ हम किस में देखेंगे? एनिमल्स में भी देखेंगे। यानी कि हम पूरी डिटेल स्टडी करेंगे इन सब 4 पॉइंट्स की। ठीक है? अभी तक बात सारी क्लियर आ रही है? आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना? बहुत बेसिक्स से लेके चल रहे हैं हम चीज़ों को, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है? चलो भई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, किसको स्टार्ट करते हैं? न्यूट्रिशन को। अब न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन का मतलब है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सिंपल भाषा में अगर हम समझना चाहें तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, चलिए न्यूट्रिएंट्स क्या भला है? न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपने नाम सुना हो, क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। और प्रोटीन, है ना? और फैट्स, और विटामिन, है ना? बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास, तो हम इनको ईटीसी लिख देते हैं, एटसेट्रा। तो ये क्या हो गई हमारे पास? वो सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए जो हमको रिक्वायर होते हैं। क्यों रिक्वायरमेंट होते हैं? फोर। ये न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है? एक बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए, या फिर रिपेयरमेंट के लिए। यानी वही मेंटेनेंस और रिपेयरमेंट एक ही बात होगी कि भैया हम हमारी बॉडी को ग्रोथ करनी है। अब ग्रोथ करने के लिए हमको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। या बॉडी क्या हो गई, बॉडी में कहीं डैमेज हो गया तो उसको भी रिपेयर करने के लिए क्या चाहिएगा? हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिएगा। हमारी बॉडी एक मशीन है। क्या है? एक मशीन है। और जैसे एक एग्जांपल से समझो, आपके व्हीकल्स होते हैं, बाइक होती है, कार होती है, उनको हमें फ्यूल प्रोवाइड कराना पड़ता है। पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, सीएनजी, गैस, कुछ भी है, वो फ्यूल हमें प्रोवाइड कराना पड़ता है। वो फ्यूल जो उन ऑर्गन व्हीकल्स में काम करता है, वही चीज न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में काम करते हैं। यानी कि हमारी मशीन जो है, यानी हमारी जो बॉडी है, इसको फंक्शनिंग रखने के लिए इन्हें भी न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है कहाँ से? न्यूट्रिशन। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? कोई ज़्यादा अभी तक रॉकेट साइंस वाली बात हुई नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें चल रही हैं कि भैया न्यूट्रिशन क्या है, हमने अभी तक समझा है कि अगर हमारी बॉडी को ग्रोथ करनी है, हमारी बॉडी को मेंटेनेंस करनी है, उस चीज़ के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिएंट से मिलेगी। ठीक है? क्लियर चीज़ें? चलो, अब न्यूट्रिशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं भैया। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? दो कैटेगरीज में। अब ये दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं भाई। एक तो होता है न्यूट्रिशन क्या? ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और एक होता है हमारे पास क्या? हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक, ऑटो, ऑटो, ऑटो मतलब
सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना, अपने न्यूट्रिएंट्स खुद अपनी बॉडी के अंदर प्रिपेयर कर रहा है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना जो न्यूट्रिशन है वो अपनी बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। या तो ये दूसरे हेट्रोट्रोप्स पे डिपेंड होंगे या फिर किस पे डिपेंड होंगे, ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड होंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है ना? चलो देखो, ऑटोट्रोप्स जो होते हैं, ऑटोट्रोप्स जो होते हैं ये हमारे पास एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें पता है कि भैया जितने प्लांट्स हैं, कुछ एक छोड़ दें, जैसे कसकूटा एक एग्जाम्पल आ जाता है, उसके अलावा प्लांट्स कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स करते हैं ना। हम बचपन से पढ़ते आते हैं, अब 6th क्लास में भी पढ़ते हैं कि सर प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पढ़ते आ रहे हैं ना, फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस ए प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। तो प्लांट जो अपना खाना खुद बना रहे हैं वो किस प्रोसेस से बना रहे हैं? फोटोसिंथेसिस से बना रहे हैं। मतलब वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, मतलब वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं। कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हम लोग जितने एनिमल्स हैं, एनिमल्स, ये सब क्या है हमारे पास? हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बिल्कुल सही। अच्छा, प्लांट्स के अलावा ना कुछ कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, ये भी क्या करते हैं? कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, वो भी ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जिस प्रोसेस से करते हैं, प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स तो मेनली किससे करते हैं भैया? फोटोसिंथेसिस से। सर प्लांट हम बचपन से पढ़ते आते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? कीमोसिंथेसिस, यानी कि केमिकल की मदद से, कीमो मतलब केमिकल, यानी केमिकल की मदद से ही अपना खाना बनाते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं? कीमोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एक नॉर्मल सा वो हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। और यहाँ पे हमारे पास आ गया क्या? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो क्या है? ये किसी न किसी तरह डिपेंड है हमारे किसके ऊपर? ऑटोट्रोप्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं? ये डिपेंड ऑन ऑटोट्रोप्स, यानी ये ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। क्या यहाँ तक बातें सभी को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। मैं ही बोल देता हूँ आपके उस पे, आपके बिहाफ पे, कि भैया हाँ, यहाँ तक सर हमको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, अभी तक किसी तरह का कोई डाउट हमारे नहीं, और अगर हो तो भी क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। चल, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। हमने अभी देखा कौन कौन से टाइप है हमारे पास। एक तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और दूसरा कौन सा है? हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये चीजें हम ये स्लाइड कर चुके हैं हम पहले से ही। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसको? ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। तो ये हमने लिखा था किसमें होता है भाई ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हम बात कर रहे थे प्लांट्स की, तो हम इस चैप्टर में प्लांट्स की ही बात करेंगे। ठीक है, प्लांट जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, एक सेकेंड। ओके, फोटोसिंथेसिस। अब देखो, नाम बायोलॉजी में जब बोले ना, एक बहुत अच्छी चीज होती है कि जब भी कोई बड़ा सा नाम आए या जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज ना हो, तो आप उस नाम को ना थोड़ा सा तोड़ लो। तोड़ोगे, दो चीजें आएंगी, उनसे हमारे पास नाम की मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, आप समझो इस चीज को। फोटो, फोटो मतलब लाइट, लाइट कहते हैं ना, फोटो खींचो तो फोटो के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो लाइट और सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है भैया हिंदी में बनाना। क्या? बनाना, यानी कि जब प्लांट लाइट की हेल्प से अपना खाना बना रहे हैं, उनको हम लाइट दे रहे हैं। लाइट कहाँ से मिल रही है? लाइट का अल्टीमेट सोर्स क्या है? सन है।
तो सन से जब लाइट आ रही है, उस लाइट से प्लांट अपना खाना बना रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई। अच्छा, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन क्या होती है फोटोसिंथेसिस में? क्या होता है? प्लांट, ये आपकी एक इक्वेशन है जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, देखना। 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल, सॉरी, 12 molecule of water gives to carbohydrates, that is glucose, plus में 6 molecule of O2 and plus में 6 molecule of H2O। क्या यहाँ तक बात सारी क्लियर है? बिल्कुल सही है सर। अब हम दो चीजें और लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि भैया ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? यहाँ पे देखो किसके प्रेजेंट में हो रहा है? लाइट की, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। और साथ में आपने एक पढ़ा होगा ना, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट पढ़ते होगे आप, बचपन में पढ़ते होगे। ग्रीन पिगमेंट जो होता है, ग्रीन कलर जिनकी वजह से प्लांट्स का होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, वो क्या करता है? इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि हमें क्लोरोफिल की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसकी रिक्वायरमेंट? क्लोरोफिल की। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में? इस इक्वेशन को अगर देखें और इस इक्वेशन से हम इस फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। देखो कि भैया ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जा रहा है। क्या, किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। और इसको ना हम, ये रिएक्शन जो होती है इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ये क्या हो रहा है? रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, किसकी मदद से? वाटर मॉलिक्यूल की मदद से। किसकी मदद से? वाटर मॉलिक्यूल की मदद से। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो लिख लेते हैं हम इसके डेफिनेशन को। क्या लिखें? कि भैया रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ, यानी कि इन प्रेजेंस, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई? हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई फोटोसिंथेसिस की। बिल्कुल आ गई। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये 3 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो भैया हमारे पास जो पहला स्टेप निकल के आता है, वो निकल के आता है क्या? क्या निकल के आता है? एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या निकल के आता है हमारे पास? वो निकल के आता है क्या? कन्वर्जन। कन्वर्ट किया जाएगा। अभी हम देखेंगे, इसको समझेंगे डिटेल से क्या लिख रहा हूं मैं। और तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है हमारे पास क्या? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है। अब इनको हम पूरा लिख लेते हैं कि भैया क्या लिखा है मैंने, कुछ समझ में नहीं आया सर, कोई बात नहीं। एब्जॉर्प्शन किसका? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। किसका एब्जॉर्प्शन? सनलाइट का एब्जॉर्प्शन।
ठीक है, यानी लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। और कन्वर्जन किसका, अब इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, केमिकल एनर्जी में, यानी कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। एंड इसी में ही साथ में क्या होगा, ब्रेक डाउन किसका सर, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, किसका, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन, किसमें, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू इट्स कंपोनेंट्स, इनटू इट्स कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, H2 है एंड O2 है। यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H2 एंड O2, जो कि क्या है इसके क्या है, कंपोनेंट्स। तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज होगी रिडक्शन। अब रिडक्शन किसका है, हमने डेफिनेशन में देखा है अभी भी, किसका है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू किसमें, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो भैया हमारे पास तीनों स्टेप आ गए ना, बिल्कुल सही आ गए। अब एनसीईआरटी आपकी जो लाइन कहती है वो ये कहती है कि भैया ये जरूरी नहीं है कि ये जो तीनों स्टेप है ये वन आफ्टर अनदर इमीडिएटली हो। क्या कहती है कि ये जरूरी नहीं है कि ये जो स्टेप है वो वन आफ्टर अनदर इमीडिएटली हो। यानी जैसे आपके स्कूलों में क्या है, फर्स्ट पीरियड चल रहा है भैया, पहला पीरियड खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद जैसे ही पहला खत्म होता है तुरंत दूसरा स्टार्ट हो जाता है, दूसरा खत्म हुआ तीसरा स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पे तो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है कि भैया एक खत्म होगा दूसरा स्टार्ट होगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऐसा है कि भैया ये दोनों एक साथ हो जा रहे हैं, ये चीज बाद में हो रही है, इसके बीच में 4 घंटे का गैप आ जा रहा है। कई प्लान्स में ये वाला प्रोसेस है जो नाइट में हो रहा है। तो ये इनके बीच में गैप हो सकता है, टाइम इंटरवल हो सकता है, लेकिन लेकिन इसमें मेन समझने वाली बात यह है कि इनका ऑर्डर कभी भी नहीं बदल सकता। ये इस ही ऑर्डर में रहेंगे हमेशा, इनका ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है आपको? बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि भैया इनके बीच में क्या है, इनके बीच में टाइम ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम के जीरोफाइट प्लांट्स को पकड़ते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जो डेजर्ट एरिया में होते हैं। अब आपको पता है डेजर्ट एरिया में क्या होता है, पानी की तो बहुत कमी होती है, और आपको पता है पानी की कमी होती है, और स्टोमेटा के बारे में आप थोड़ा सा बहुत जानते भी हो, और हम अभी पढ़ेंगे भी स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा ना छोटे छोटे होल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लीव्स में। अब जिन प्लांट्स में अगर डेजर्ट की प्लांट है, अब डेजर्ट के प्लांट में स्टोमेटा है, अगर वो दिन में ओपन हुए, मान लो दिन में ओपन हुए, तो दिन में तो इतना हीट है कि उनके अंदर का, प्लांट के अंदर का सारा पानी ही क्या हो जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा, प्लांट सूख जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा सारा पानी। तो वहां पे क्या होता है, एक्स जो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है ना, ये नाइट में, स्टोमेटा को कब ओपन किया जाता है, नाइट में ओपन किया जाता है। यानी कि ये जो स्टेप है वहां पे कहाँ कब होता है, नाइट में होता है। यानी कि जो थर्ड स्टेप है, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो कब होता है, नाइट में होता है। यानी कि वहां पे देखो ये स्टेप कब हो जा रहे हैं, दिन में हो जा रहे हैं, और ये कब हो रहा है, नाइट में हो रहा है। तो इनके बीच में टाइम इंटरवल हो गया ना। हाँ, बस वही चीज है कि बस ऑर्डर सेम रहेगा। हमको समझने वाली चीज क्या है, ऑर्डर सेम रहेगा। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल चले आगे। हाँ, अब हम बात करते हैं किसकी, स्टोमेटा की। स्टोमेटा की बात करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, स्टोमेटा देखो क्या होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटाज आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट, एक सेकेंड, क्या क्या लिख दिया, हाँ, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स।
यानी लीव्स की सरफेस पे कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, और ये स्टोमेटा जो है ये नॉर्मली अगर देखोगे आप, एक्सेप्शन बात की अलग करते हैं, ज्यादातर मैक्सिमम एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं, एवरेजली ये कहाँ होते हैं? लोअर सरफेस पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। यानी कि जो पत्ती है उसकी जो नीचे वाली एपिडर्मिस है, जो नीचे वाली एपिडर्मल लेयर है ना, वहां पे प्रेजेंट है हमारे पास स्टोमेटा। अपर लेयर पे ज्यादातर प्रेजेंट नहीं होते, ताकि जो वाटर लॉस है उसको क्या कर जाए, किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, वाटर लॉस जो है उसको मिनिमाइज किया जाए। अब देखो, ये दिख रहा है स्टोमेटा डायग्राम। इसमें जो ये बीन लाइक सेल्स दिख रही हैं आपको, बीन जैसी शेप, किडनी शेप सेल्स दिख रही हैं, इनको बोला जाता है क्या? गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। ये देखो यहाँ पे, ये भी गार्ड सेल्स ही हैं, ये दोनों भी क्या है? गार्ड सेल्स ही। ठीक है। यहाँ पे ये है पोर। ये क्या है? पोर। यानी कि स्टोमेटल ओपनिंग या क्लोजिंग, जो जो ओपन जो पोर है, होल है, जो टाइनी पोर जिनको बोलते हैं, वो ये है। ठीक है। अच्छा, एक गार्ड सेल्स है ना, इनकी खास बात होती है कि इनके 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 जो आउटर मेम्ब्रेन है, देखो ये वाली मेम्ब्रेन, ये तो होती है थिन। ये वाली मेम्ब्रेन तो क्या होती है? थिन होती है। और जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन, ये क्या होती है? थिक होती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि भैया स्टोमेटा में जो सेल्स जिनकी इंटरनल मेम्ब्रेन तो थिन होती है और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, सॉरी, इंटरनल मेम्ब्रेन थिक होती है और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन थिन होती है, उन सेल्स के नाम क्या है? तो वो कौन सी है हमारे पास? गार्ड सेल्स है। अब ये गार्ड सेल्स ना क्या होती है, इसमें ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, ये क्या है? ये हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट हैं। अच्छा, होता क्या है, और ये जो सेल्स दिख रही है ना आसपास की जो सेल्स हैं, ये एपिडर्मल सेल्स हैं। ये क्या है? एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स हैं ये सारी। ये है ओपन स्टोमेटा। ये क्या है? ओपन स्टोमेटा। और ये है क्लोज स्टोमेटा। यानी ये बंद है, ये खुला है, यानी यहाँ पे पोर ओपन है, यहाँ पे पोर क्लोज है। ठीक है। अब देखो, सुनना इस चीज को, जब ये ओपन होते हैं उस समय होता क्या है? उस समय ये जो गार्ड सेल्स हैं, ये वाटर इनके अंदर फिल हो जाता है। गार्ड सेल्स के अंदर वाटर क्या हो जाता है? फिल हो जाता है। और वाटर फिल होने के कारण गार्ड सेल कैसे हो जाते हैं? टर्जिड हो जाते हैं, टर्जिड कंडीशन में आ जाते हैं। और टर्जिड कंडीशन की वजह से ये अपनी ओरिजिनल शेप ले लेते हैं, जिसकी वजह से ओपनिंग है वो क्या हो जाती है? खुल जाती है, यानी पोर जो है वो ओपन हो जाता है। और जब ये इनके अंदर से पानी बाहर रिलीज हो जाएगा, इन सेल्स के अंदर से अगर पानी बाहर रिलीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये सेल्स कैसे हो जाएंगी? फ्लैसिड हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? फ्लैसिड हो जाएंगी। और फ्लैसिड होते ही इनका जो ओपनिंग है वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। यानी ये श्रिंक हो जाएंगी और ओपनिंग क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। ये तो है भैया स्टोमेटा की। अच्छा, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो टेम्परेचर एक फैक्टर होता है जिसपे ओपनिंग और क्लोजिंग मेंटेन कर डिपेंड करती है। टेम्परेचर हुआ, ठीक है। वाटर लेवल है कि भैया प्लांट में कितना वाटर लेवल है, वाटर कंसंट्रेशन की बात करते हैं। ठीक है। और क्या है? और कुछ प्लांट हार्मोन्स भी होते हैं, जो आगे का आपका चैप्टर है ना, लाइफ प्रोसेस के बाद एक चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं, तो फाइटो हार्मोन्स में एक हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड, है ना, ABA। एब्सिसिक एसिड होता है, ये क्या करता है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का प्रमोट करता है। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स जो होते हैं इसके क्लोजिंग और ओपनिंग को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। ठीक है बात, यहाँ तक बात क्लियर है? ये तो हमने कुछ स्टोमेटा के बारे में बेसिक जानकारी देखी। अब हम समझते हैं कि स्टोमेटा काम क्या करता है। तो स्टोमेटा हेल्प करता है सबसे पहले, किस चीज में हेल्प करता है? ये करता है ट्रांसपीरेशन में। किस में? ट्रांसपीरेशन। अब सर ये क्या वाला है ट्रांसपीरेशन? देख लेते हैं ये क्या वाला है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है बेटा? ट्रांसपीरेशन होता है पानी का इवेपोरेट होना प्लांट के एरियल पार्ट्स। क्या?
removal of water, removal of water from the aerial parts of the plant. Yes. अरे aerial parts of the plant in the form of water vapor. किस फॉर्म में? In the form of water vapor, यानी कि वाटर वेपर की फॉर्म में जब पानी प्लांट से के एरियल पार्ट से रिमूव होता है, एरियल पार्ट से नहीं, वो शूट्स के शूट्स वाला पार्ट जितना भी रहता है ना, शूट रूट रहता है, तो शूट वाला पार्ट जितना भी है वहां से अगर पानी का रिमूवल हो रहा है किस फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ये ट्रांसपिरेशन में मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, वही हेल्प कराते हैं। स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो वहां से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज, दूसरा क्या है? दूसरा ये हेल्प करता है किसमें? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। एक्सचेंज, और एक्सचेंज किसका? एक्सचेंज किसका? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसियस एक्सचेंज में। गैसेस एक्सचेंज यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इनटेक करना, ऑक्सीजन को रिलीज करना, ये वाली चीज में कौन हेल्प करता है? स्टोमेटा होकर। ठीक है। अच्छा, जब ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है भैया? ट्रांसपिरेशन से ना जब पानी ऊपर उड़ता है, इवेपोरेट होता है, तो रूट्स नया पानी और पानी इनटेक करती है, जिससे उसके साथ और मिनरल्स आते हैं, तो ये मिनरल बैलेंसिंग का भी काम करता है, और एक तरह से क्या है, थोड़ा सा प्लांट के अंदर टेम्परेचर मेंटेनेंस का भी काम करता है। टेम्परेचर मेंटेन रहे प्लांट के अंदर, टेम्परेचर मेंटेनेंस का। तो टेम्परेचर मेंटेनेंस भी है, और साथ में आपके जो नए न्यूट्रिशनल मिनरल्स हैं वो भी नए पानी के साथ और आएंगे, तो उस चीज में भी स्टोमेटा क्या करता है? हेल्प करता है। आई होप यहाँ तक आपको बात सारी क्लियर होगी, समझ में आया होगा सारी चीजें, हमने जो भी बातें अभी तक करी है ना? ओके। स्टोमेटा खत्म होते ही हमारे पास जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या हो जाता है? यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी भैया? अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि भैया ये क्या है? ये ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं किस पे? डिपेंड ऑन ऑटोट्रोप्स। एक सेकेंड, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं कि भैया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन ऑटोट्रोप्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर न्यूट्रिशन। यानी कि ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ये किसी ना किसी तरह, चाहे डायरेक्टली हो, डायरेक्टली ऑटोट्रोप्स को खा रहे हैं, या फिर इनडायरेक्टली, मतलब जिन हेट्रोट्रोप्स ने ऑटोट्रोप्स को खाया है ये ऑर्गेनिज्म उन हेट्रोट्रोप्स को खा रहे हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? एक तरह से आप समझो हर्बीवोरस और ओमनिवोरस और कार्निवोरस की। यानी कि हर्बिवोरस क्या होते हैं? ये डायरेक्टली किसको? प्लांट्स को खाते हैं। किसको खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। ये किसको खाते हैं? ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, है ना? और कार्निवोरस क्या होते हैं? ये एनिमल्स को खाते हैं, है ना? बचपन में पढ़ा होगा ना, हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ठीक है, तो हर्बिवोरस यानी कि ये प्लांट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड है,
ओमनिवोरस ये प्लांट के ऊपर डिपेंड भी है और एनिमल के ऊपर भी डिपेंड है, और कार्निवोरस ये एनिमल के ऊपर डिपेंड है, यानी कि एक प्लांट है, इसको किसी डियर ने खाया और इस डियर को किसी लॉयन ने खाया। अब भैया ये लॉयन तो इस प्लांट के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंड है, बिल्कुल सही बात है, इनडायरेक्टली डिपेंड है कि नहीं, बिल्कुल है। और ये जो डियर है ये इस पे कैसे डायरेक्टली डिपेंड है, कैसा डिपेंड है, ये डायरेक्टली डिपेंड है। ये बात अभी तक आपको समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ तो है ही नहीं कि भैया ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाली बात। चलो तो इसको एक बार रफ करते हैं और अब बात करते हैं हम हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स की। टाइप ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखते हैं हम, टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हम 3 टाइप पढ़ेंगे मेनली। सबसे पहले हम देखते हैं क्या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो दूसरा है वो है हमारे पास क्या, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो तीसरा है हमारे पास वो क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तीनों टाइप हो गए हमारे पास। कौन कौन से हैं हमारे पास तीनों टाइप भैया? पहला टाइप आया हमारे पास क्या, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा टाइप आया हमारे पास क्या, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और तीसरा टाइप आया हमारे पास क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम एक एक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ें या एक काम करते हैं, आज के लिए आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं एंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करेंगे पैरासिटिक की, सेप्रोफाइटिक की और होलोजोइक की, सेपरेटली बात करेंगे, इनको और इन डेप्थ पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब तक आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। बहुत धीरे धीरे अपन चीज़ें ले रहे हैं, बहुत धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, लिविंग बींग्स की बात की थी कि भैया लाइफ जो है वो है क्या, लिविंग बींग्स होते कौन है, क्या वो प्रॉपर्टी शो करते हैं जिन बेसिस पे हम उनको लिविंग बोलते हैं। तो उसमें हमने बात की थी, किसकी बात की थी, हमने बात की थी ग्रोथ की, हमने बात की थी रिप्रोडक्शन की, हमने बात की थी मेटाबॉलिज्म की। हमने देखा था कि मेटाबॉलिज्म में किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं होता, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो ऐसी चीज है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है, हर कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं करता। उसके बाद हमने बात की थी किसकी, जितने भी प्रोसेस हमारे रिक्वायर होते हैं लिविंग को मेंटेन रखने के लिए, जैसे हमने बात की न्यूट्रिशन की, जैसे हमने बात की रेस्पिरेशन की या ट्रांसपिरेशन की या एक्सक्रीशन की। ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं, ये वो प्रोसेस हैं जिन प्रोसेस के ऊपर हम अलाइव हैं, हम अपने आप को अलाइव रख पा रहे हैं। इनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी क्या, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने बात की कि भैया सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया कि भैया न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन का मतलब है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना। अब न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना, न्यूट्रिएंट्स क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट एक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है, प्रोटीन एक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है, फैट एक काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, सॉरी न्यूट्रिएंट्स है। और ये सारे और भी है, विटामिन है ना, रफेज हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास। तो उन सभी न्यूट्रिएंट्स को हमको इनटेक करने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, न्यूट्रिशन बोल रहे थे। ठीक है, क्यों चाहिए हमें न्यूट्रिशन भैया, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए, मेंटेनेंस के चाहिए, रिपेयरमेंट के लिए चाहिए। यानी बॉडी को जिस भी चीज के लिए एनर्जी चाहिए, कोई भी काम करने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो आज मैं ये नॉर्मल मैं चल रहा हूँ, मैं ये हाथ से लिख पा रहा हूँ, या मैं कुछ नहीं कर रहा, जिस समय मैं सो रहा हूँ उस समय पे भी मेरा हार्ट वर्क कर रहा है, मेरी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, उस सभी काम के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। हमारी बॉडी कभी भी रेस्ट नहीं करती है, हमारी बॉडी का हार्ट हमेशा फंक्शनिंग रहता है। जिस दिन हार्ट रेस्ट कर लिया उस समय रेस्ट इन पीस हो जाना है, और कुछ नहीं है बात। ठीक है, तो हर समय हमारी बॉडी की चीजें, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स फंक्शनिंग में हैं। इट मीन्स हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर समय होती है। तो उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो न्यूट्रिशन है हमने दो कैटेगरीज में देखा है। सबसे पहले हमने ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, यानी ऑटो मतलब सेल्फ ड्राइव, ऑटो
ऑटोमेटिक ड्राइव कार्स नहीं होती, ऑटोमेटिक कार्स होती है, उनमें गियर शिफ्टिंग की जरूरत नहीं होती, एक बार ड्राइव पे डाल दिया, ड्राइव पे डाल दिया, है ना, वो वाली चीज, यानी उनमें काम अपने आप हो रहा है, वो गियर शिफ्ट अपने आप कर रही है, यानी वो खाना अपने आप बना रहे हैं। और जब आप हेटेरोटॉप की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी न किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, किन पे, ऑटोट्रोफ्स से डिपेंड कर रहे हैं। इसमें हमने प्लांट्स देखा, बैक्टीरिया देखा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात की, उसके बाद कीमोसिंथेसिस की देखा, यानी जब प्लांट और बैक्टीरिया में होता है कीमोसिंथेसिस, यानी केमिकल्स की मदद से जब अपना खाना बनाते हैं तो उस तरह को क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेसिस बोलते हैं। उसके बाद हमने हेटेरोट्रोपिक में देखा क्या है, ये एनिमल्स हैं और ये डिपेंड हो रहे हैं किस पे, ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड हो रहे हैं। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा समझा डिटेल में कि भैया लाइट की मदद से अगर खाना बन रहा है इट मीन फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसकी हमने इक्वेशन देखी, और इक्वेशन से ही हमने क्या बनाई, इसकी डेफिनेशन बनाई कि भैया रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, किसकी मदद से, वाटर की मदद से, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, भैया सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि इसके 3 स्टेप होते हैं, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन। कि भैया एब्जॉर्प्शन जो है वो किसका हो रहा है, सनलाइट का हो रहा है, कन्वर्जन इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल एनर्जी में, और साथ में ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, किसमें हो रहा है, कंपोनेंट्स में जो क्या है H2 एंड O2 है। उसके बाद रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। एक साथ एक सांस में बोल गया हूँ, इसलिए मुझे लगता है मैं रैपर बनने के बहुत लायक हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे जो 3 स्टेप है ये है हमारे फोटोसिंथेसिस के। और एक चीज और बात की थी कि हमने ये जो 3 स्टेप है ये एक ही ऑर्डर में होंगे, इनका ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन इनके बीच में टाइम इंटरवल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्पीड तेज लगी, बिल्कुल लगी, यानी रैपर बनने के पूरे चांस है कि नहीं, है ना। चलो, फिर हमने बात की स्टोमेटा की, भैया स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। उनके बाद हमने बात की कि स्टोमेटा की पूरी स्ट्रक्चर देखी, गार्ड सेल है ना, ये स्वेल अप हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, या फिर जब सिंक हो जाते हैं, फ्लैशिड हो जाते हैं, उसमें ओपनिंग बंद हो जाती है। क्या काम करते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा काम आते हैं किसमें, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसपिरेशन कराते हैं, और साथ में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ट्रांसपिरेशन से क्या है, हेल्प मिलती है, टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, मेंटेनेंस रखते हैं, टेम्परेचर मेंटेनेंस रखते हैं, साथ में नई न्यूट्रिशन भी, न्यूट्रिशनल जो चीज़ें हैं, जो मिनरल्स हैं, वो भी प्लांट्स नीचे से जो एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू, वो वाटर के थ्रू ही करते हैं। उसके बाद हमने किसके बारे में बात की, उसके बाद हमने हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किन पे, ऑटोट्रोफ्स पे, फॉर किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। इसको हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है यहाँ पे, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। आई होप आपको मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और चीजें समझ में आई होंगी। और अगर अभी भी नहीं आई तो आप कमेंट्स में अपने जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डालिए और हम उनके सॉल्यूशन करेंगे। और अभी तक मेरे हिसाब से मजा सा आने लगा है। अब हम इस चैप्टर में जब हम पढ़े, क्योंकि अभी तक क्या प्लांट्स पढ़ रहे हैं हम, जब तक हम अपने बारे में नहीं पढ़ते हमको मजा नहीं आता। अब हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार ये तो क्या बोरिंग सी चीज चल रही है, लेकिन जब हम अब एनिमल्स में पढ़ेंगे, हम अपने अंदर डाइजेशन देखेंगे, तो हमको थोड़ा मजा आएगा कि यार क्या क्या चीजें होती हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम से हमारी बॉडी बनी हुई है। इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे किसमें, आगे की क्लास में, आगे के लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।